तो जर्मनी एक लाजवाब जगह है पढ़ने के लिए। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ है, काफ़ी अच्छा स्टूडेंट कल्चर है और पढ़ने के बाद काफ़ी अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो आज मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा एक जर्मन यूनिवर्सिटी में पढ़ने का और पढ़ने के साथ जो बाकी सारी चीज़ें आती है उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जर्मनी के बारे में जब आप सोचते हो तो सबसे पहली चीज़ दिमाग में जो आती है वो है BMW, ऑडी, मर्सिडीज़ और पोर्शे। और जो ज़्यादा जानते हैं वो बियर के बारे में भी जानते होंगे। तो 1.5 साल जर्मनी में रहने के बाद मैं बोल सकता हूँ कि वो आखिरी वाली चीज़ एकदम सच है। मतलब यार, लोग यहाँ पे पानी से ज़्यादा तो बियर पीते हैं। आप लोगों ने वो फेमस डायलॉग सुना होगा अपना जेठालाल का, चाय पियो बिस्किट खाओ, चाय पियो बिस्किट खाओ। तो यहाँ ये वाला सीन है, बियर पियो ब्रेड खाओ, बियर पियो ब्रेड खाओ। मतलब सीरियसली यार। तो सबसे ज़रूरी और ख़ास बात जर्मनी में पढ़ने के बारे में ये है कि यहाँ पे ट्यूशन फ़ीस बिल्कुल भी नहीं है। ट्यूशन फ़ीस के बदले एक सेमेस्टर फ़ीस होता है। सेमेस्टर स्टार्ट होने के पहले आपको एक छोटा-सा फ़ीस भरना पड़ता है जो 50 यूरोज़ से लेके 200 या 300 यूरोज़ तक होगा ज़्यादा से ज़्यादा। वो भी आपके यूनिवर्सिटी और स्टेट पे डिपेंड करता है। तो जहाँ आप दूसरे देशों में जाने के लिए 25-30 लाख, 50 लाख आपको लोन लेना पड़ता है या आपको इतना खर्चा करना पड़ता है, वो सिर्फ़ डिग्री का होता है और रहने का खर्चा अलग। तो यहाँ पे जर्मनी में डिग्री ऑलमोस्ट बेसिकली फ्री ही है। आपको सिर्फ रहने का खर्चा 1 साल का ऑलमोस्ट लगभग 10 लाख 11 लाख होता है। तो बस इतने पैसे में आपको अपना डिग्री मिल जाता है, आप जो बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो। और अगर मास्टर्स के बाद अगर आप पीएचडी कर रहे हो, तो आपको ऑफ कोर्स गारंटीड फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल जाता है। तो इतने फ़ीस में आपको एक मास्टर्स डिग्री मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। और जैसा हम लोग सोचते हैं कि सस्ता है तो कुछ झोल होगा इसमें, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जर्मनी का एजुकेशन सिस्टम वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में। और यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ टॉप 30 टॉप 50 में आती है। ये रही वो लिस्ट, आप देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है, एजुकेशन सिस्टम आपको बहुत अच्छा मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे रहने का खर्चा कितना होता है? तो रहने का खर्चा इस पे डिपेंड करता है कि आप कोई बड़ी सिटी में रहते हो या छोटे सिटी में। जैसे अगर आप बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक या फिर हैम्बर्ग में रहते हो, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स आपके रहने का खर्चा ज़्यादा होगा, क्योंकि सबसे मेन पार्ट जो रहने के खर्चे में होता है वो है रेंट। तो जितने बड़े सिटी में आप रहोगे उतना आपका ज़्यादा रेंट रहेगा। खाने की चीज़ें और बाकी सारी चीज़ें तो ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जब आप बड़ी सिटी में रहते हो तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें रहती है जिसके आप खर्चा कर सकते हो। मतलब अगर आप बर्लिन में रहते हो तो वहाँ पे इतने सारे फ़ास्ट फूड स्टॉल्स है, रेस्टोरेंट्स है, इतने सारे, मतलब वहाँ का वाइब ही ऐसा है कि आप बाहर जाओगे तो खर्चा करोगे। लेकिन अगर आप कोई छोटी सिटी में रहते हो, वहाँ पे कोई मतलब ऐसा आपके पसंद वाला रेस्टोरेंट नहीं होगा, ऐसा ऐसा, तो आप समझ सकते हो कि जितना आप बड़ी सिटी में रहोगे उतना आपका खर्चा ज़्यादा होगा, और जितने आप छोटे सिटी में रहोगे, जैसे सिटी के बाहर आउटस्कर्ट्स में रहते हो, तो आपका खर्चा कम होगा। तो मैं इंगोलस्टाड में रहता हूँ जो म्यूनिक के 1 घंटे के पास में है। तो म्यूनिक सबसे एक्सपेंसिव सिटी है जर्मनी में। और इंगोलस्टाड जहाँ मैं रहता हूँ वो ऑडी का हेडक्वार्टर्स है, मतलब ग्लोबल हेडक्वार्टर्स है, मतलब होम टाउन है ऑडी का। तो उसकी वजह से इंगोलस्टाड का भी रेंट के जो प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं है। 300 से लेके 500 यूरोज़ के बीच में है। तो यहाँ पे रहना बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। दूसरे यूरोपियन कंट्रीज से अगर आप कंपेयर करेंगे तो जो चीज़ें आपको मिलती है, सर्विसेज और फैसिलिटीज़, उसके हिसाब से काफ़ी रीज़नेबल है। और दूसरे कंट्रीज़, इनफैक्ट यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और यूके को अगर आप कंपेयर करोगे तो जर्मनी में रहना आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा रीज़नेबल और सस्ता है, जो चीज़ें और जो कंफर्टेबल लाइफ आपको मिलती है उसके हिसाब से। तो जर्मनी में स्टूडेंट होने के काफ़ी फ़ायदे हैं। बहुत सारी चीज़ें आपको सस्ते में मिलती है, डिस्काउंटेड प्राइस में मिलती है। समझो अगर आप कपड़े खरीद रहे हो, जूते खरीद रहे हो या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे हो, फ़ोन या लैपटॉप, तो आपको वो स्टूडेंट डिस्काउंट आप स्टोर्स में, सब जगह नहीं, लेकिन आप ऑफ कोर्स बहुत सारे स्टोर्स में ही अवेलेबल है। आप स्टूडेंट डिस्काउंट के लिए पूछोगे, आपको वो चीज़ें नॉर्मल प्राइस से 10 या 15% ऐसे कम प्राइस में मिल जाता है। अगर आप कोई म्यूज़ियम्स में जाते हो या इवेंट्स पे जाते हो, और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन भी नॉर्मल प्राइस जो लोग दूसरे लोग जो यूज़ करते हैं उससे आपको सस्ते में मिल जाता है। मोस्टली जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो आपको एक कार्ड मिलता है जो जिसको बोलते हैं डॉइचलैंड टिकट। वो स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटी भी दे देता है कभी-कभी, या फिर कोई-कोई यूनिवर्सिटीज़ में आपको अलग से खरीदना पड़ता है, लेकिन जो आप अलग से खरीदते हो वो भी आपको सस्ते में ही मिलता है। तो रहने का खर्चा आप यहाँ पे स्टूडेंट होके आप जॉब करके कर सकते हो। तो 2 टाइप के बेसिकली जॉब होता है। एक होता है पार्ट टाइम जॉब और दूसरा होता है मिनी जॉब। पार्ट टाइम में आप हफ्ते में 20 घंटे कर सकते हो और महीने के पूरे 80 घंटे। और मिनी जॉब में हफ्ते में वो अलग-अलग तरह का होता है, लेकिन
आप हफ्ते में बेसिकली 10 घंटे करते हो और महीने में 40 घंटे। तो यहाँ पे जर्मनी में मिनिमम वेज का एक रूल है, मतलब कोई भी इंसान कुछ भी काम करेगा, उसको कम से कम इतने पैसे मिलने चाहिए, तो वो है 12.82 यूरोज़। तो अगर आप 80 घंटे काम कर रहे हो महीने में और आपको 12.82 यूरोज़ मिल रहा है, वैसे 12.82 ऐसा कोई भी नहीं देता, कम से कम 13 या 14 यूरो कोई भी काम में मिल ही जाता है आपको। लेकिन समझो कि कोई ऐसा रहा बदनसीब, उसको 12.82 यूरोज़ मिल रहा है, तो 80 घंटे के हिसाब से आपको पूरे महीने के कम से कम 1000 यूरोज़ मिल जाते हैं। तो यहाँ पे रहने का खर्चा आराम से निकल जाता है। रहने के खर्चे निकालने से ज़्यादा आप बचा भी सकते हो, और चाहो तो आप सेविंग कर सकते हो या फिर आप घर पे भी वापस भेज सकते हो। और यहाँ पे जब आप यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट होते हो, तो यूनिवर्सिटी में डिग्रीज़ ऑलमोस्ट ऐसे डिज़ाइन किए जाते कि आपको पूरे 5 दिन आपको यूनिवर्सिटीज़ नहीं जाने रहेंगे। कुछ-कुछ डिग्रीज़ में ऐसे होते हैं कि आपको पूरे हफ़्ते में सिर्फ़ 2 या 3 दिन लेक्चर्स रहेंगे, और अगर 5 दिन रहे भी तो ऐसा होगा कि कुछ दिन सिर्फ़ 2 घंटे, 3 घंटे, बाकी के दिन पूरे दिन है। तो ऐसे डिज़ाइन किए जाते हैं कि स्टूडेंट्स, अगर आपको कुछ काम करना भी चाहो तो आपको सफिशिएंट टाइम और स्पेस मिल जाता है। और हाँ, लेकिन आपको काम करना है तो आपको थोड़ा-सा जर्मन तो सीखना पड़ेगा। लेकिन मैंने देखा है यहाँ पे लोगों को, जो मेरे दोस्त लोग हैं, कुछ लोग और भी हैं, कि मतलब उनको जर्मन बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन वो लोग कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं। मतलब यहाँ पे जो फूड डिलीवरी सर्विसेज़ है और भी कुछ काम होते हैं, जहाँ पे आपको जर्मन नहीं आना है, सिर्फ़ आपको खाना लेना है रेस्टोरेंट से और आपको वो लोकेशन पे पहुँचा देना है। लेकिन हाँ, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कुछ भी ना पढ़ो। अगर आप ये देश में आ रहे हो तो आपको जर्मन पढ़ना ही है। थोड़ा-सा मतलब थोड़ा-सा नॉर्मल कन्वर्सेशन हो जाए, उतना तो आना चाहिए आपको, मैं ये रिकमेंड करूँगा। जब आप जर्मनी आने का सोचते हो पढ़ने का, तो आप यूनिवर्सिटीज़ को सर्च करते हो कि टॉप 50 यूनिवर्सिटीज़, टॉप 30 यूनिवर्सिटीज़ में जर्मनी में कौन-सा है, उसमें मैं जाके पढूँ। तो ऑफ़ कोर्स हाँ, यहाँ पे वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज़ है, टूम है, आरडब्ल्यूटीएच आकन है, एलएमयू है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो वर्ल्ड क्लास रैंकिंग्स में आती है, और एजुकेशन की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। तो आपको वो नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि आपको एक प्रैक्टिकली पढ़ाई करना है या फिर आपको थियरी के साइड ज़्यादा लीन करना है। तो यहाँ पे ये जर्मनी में 2 तरह की यूनिवर्सिटीज़ है। एक वो है हॉक्सचुलर और दूसरा है टेक्निकल यूनिवर्स अरे गलत हो गया तो एक है हॉक्सचुलर और दूसरा है यूनिवर्सिटी। तो हॉक्सचुलर में क्या होता है कि यहाँ पे प्रैक्टिकली ज़्यादा फ़ोकस होता है, और हॉक्सचुलर कंपनीज़ और स्टार्टअप्स और दूसरे जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस जो होता है उस पे फ़ोकस करता है। तो ये कंपनीज़ से ज़्यादा जुड़ी रहती है, और कंपनीज़ इनसे मतलब कुछ-कुछ रिसर्च देते हैं इनको, प्रोजेक्ट्स देते हैं। जैसे मैं इंगोलस्टार्ट में पढ़ता हूँ, टेक्निक हॉक्सचुलर इंगोलस्टार्ट में, और इंगोलस्टार्ट जैसे मैंने बताया पहले कि ऑडी का होम टाउन है। तो ऑडी यहाँ पे हमारे यूनिवर्सिटी से बस 15 मिनट दूर है। तो यहाँ पे ऑडी क्या करता है कि पूरे साल में इंटर्न्स और वर्क स्टूडेंट्स और बहुत सारी मास्टर थीसिस ये सब जो होता है, वो ऑडी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑडी के पास जाते हैं करने के लिए काम। और यूनिवर्सिटीज़ जो दूसरे होते हैं वो थियरी ओरिएंटेड रहते हैं, मतलब आपको बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारा थियरी आपको पढ़ाया जाएगा वहाँ पे। तो आपको बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ नहीं देखना है, ऑफ कोर्स देखना है आपको कौन से यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, लेकिन सबसे पहले आपको कोर्स और आपको यूनिवर्सिटी में जाना है या हॉक्सचुलर में जाना है वो डिसाइड करना है। उसके हिसाब से आप अपना जर्मनी में क्या पढ़ना है वो डिसाइड कर सकते हो। तो जर्मनी का एग्ज़ाम्स और ग्रेडिंग सिस्टम कैसा होता है? तो ये डिपेंड करता है आपके यूनिवर्सिटी और कोर्स के ऊपर। अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ का अलग-अलग सिस्टम होता है, और एक ही यूनिवर्सिटी में अलग-अलग कोर्सेज़ का अलग-अलग सिस्टम होता है। तो मेरा कोर्स है टेक्निकल डेवलपमेंट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मुझे पूरे सेमेस्टर में कोई भी असाइनमेंट्स नहीं है, एक भी असाइनमेंट नहीं है। सिर्फ़ 3 महीने का लेक्चर्स है, फिर उसके बाद जो भी कोर्सेज़ है मेरा, उसके ऊपर मेरा एग्ज़ाम्स है, रिटन एग्ज़ाम्स। और ओरल एग्ज़ाम्स भी होते हैं कुछ-कुछ सब्जेक्ट के, और मोस्टली तो रिटन एग्ज़ाम्स ही हैं मेरे। लेकिन मैं दूसरे लोगों को जानता हूँ जो दूसरे कोर्सेज़ में हैं, तो उनको सिर्फ़ असाइनमेंट्स है मोस्टली। अगर 6 सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में है, तो उनको 4 के प्रोजेक्ट है, और 2-3 के मतलब 2-3 सब्जेक्ट में असाइनमेंट्स रहेंगे और 1 का ओरल रहेगा। तो ऐसा ग्रुप प्रोजेक्ट, इंडिविजुअल प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है। तो आपके कोर्स पे डिपेंड करते हो। और ग्रेडिंग सिस्टम यहाँ पे कैसा है कि कुछ ग्रेडिंग सिस्टम एब्सोल्यूट होता है। इसका मतलब कि आपको 100 में से कितना मिला, 40, 50, 60, 70 मिला, उसके ऊपर डिपेंड करता है। कुछ ग्रेडिंग सिस्टम रिलेटिव होता है। इसका मतलब कि समझो सबसे ज़्यादा किसको मार्क्स मिला है, उसके हिसाब से दूसरों को ग्रेडिंग मिलता है। समझो कि 100 में से अगर किसी को 85 मिला है, तो उसको 100% माना जाता है, उसके हिसाब से दूसरों को ग्रेड्स मिलता है। तो ऐसे आपके कोर्स और आपके सब्जेक्ट्स पे भी डिपेंड करता है कि आपको ग्रेडिंग्स कैसे मिलेंगे। और एग्ज़ाम्स हॉक्सचुलर में मैं बोलूँगा कि रिटन कंपैरेटिवली यूनिवर्सिटी से थोड़ा ईज़ी होता है।
हाँ, मैं बोल सकता हूँ क्योंकि कि आपको कि प्रैक्टिकली वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं हॉक्सशुलर में कि मतलब अगर ये हुआ, ये कंडीशन है, ऐसा-ऐसा तो आप समझ सकते हो। और यूनिवर्सिटीज़ में आपका नॉलेज और आपका थियरी आपको कितना ग्रिप है उस सब्जेक्ट पे वो टेस्ट किया जाता है। तो अटेंडेंस का क्या सीन है यहाँ जर्मनी में? तो मेरा जो हॉक्सशुलर है, वहाँ पे अटेंडेंस कंपल्सरी नहीं है। इसका मतलब आप अगर आप पूरे साल लेक्चर्स में नहीं भी जाओगे, तो भी कोई पूछेगा नहीं। आपको एग्ज़ाम देने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और इससे मतलब कुछ इफ़ेक्ट भी नहीं होता है आपके ग्रेड्स पे। लेकिन ऐसा यूनिवर्सिटीज़ और कोर्सेज़ वो भी डिपेंड करता है, आपका कौन-सा यूनिवर्सिटी और कोर्स है। तो मेरे यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि आपका अटेंडेंस कंपल्सरी है। दूसरे यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा हो सकता है कि आपको अटेंडेंस कंपल्सरी है, इतना अटेंडेंस होना चाहिए कि अगर आप 2 सबसे ज़्यादा मतलब पूरे सेमेस्टर में 2 लेक्चर्स मिस कर सकते हो या 3 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, ऐसा हो सकता है रूल। तो आपकी यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है और अगर यूनिवर्सिटी भी अलग-अलग रूल्स हो सकते हैं अलग-अलग कोर्सेज़ के लिए। और यहाँ पे प्रोफ़ेसर्स लोग अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब वो भी पर्सन पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको समझना है सब्जेक्ट तो आपको लेक्चर्स बैठने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप समझो कोई सेमेस्टर पूरा बैठे थे, फिर उसके बाद उस सब्जेक्ट में पास नहीं हुए, तो अगले सेमेस्टर में अगर आपको बैठना है तो बैठ सकते हो। अगर आपको नहीं बैठना, आपको ऑलरेडी उसके ऊपर नॉलेज है, ग्रिप है, तो आप नहीं बैठ सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन यहाँ पे प्रोफ़ेसर्स लोगों का ये काम है कि वो लोग पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, उनका काम है सिर्फ़ पढ़ाना, फिर चले जाना। अगर आपको कुछ पूछना है, डाउट है, अगर आपको कुछ उनके साथ मीटिंग करना है, कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम्स न्यूमेरिकल्स के ऊपर आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो ऑफ़ कोर्स आप उनको एक मेल कर सकते हो, कुछ मीटिंग ये कर सकते हो, फिर आप उनके साथ बैठ के वो डाउट के बारे में बात करके क्लियर कर सकते हो। तो क्या जर्मनी में एक डिग्री को फ़िक्स टाइम में ख़त्म करना ज़रूरी है? तो ये ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी, और ज़्यादातर लोग जो भी डिग्री यहाँ पे करते हैं, वो समझो मेरा अगर 1.5 साल का कोर्स है, तो वो आप 2 साल, 2.5 साल, 3 साल इसमें भी आप ख़त्म कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे रूल्स आ जाते हैं। जैसे अगर आप समझो कोई सब्जेक्ट ले रहे हो, स्पेसिफ़िकली मेरे यूनिवर्सिटी में, अगर आप कोई सब्जेक्ट ले रहे हो तो आपके पास 3 ही अटेम्प्ट होता है उसको क्लियर करने का। अगर आप तीसरे अटेम्प्ट में क्लियर नहीं कर पाए, तो आप एक्समैट्रिकुलेट हो जाते हो, मतलब आपका एडमिशन कैंसल हो जाता है और आपको आपका वीज़ा कैंसल हो जाता है, आपको वापस अपने होम कंट्री में जाना पड़ता है। तो ऐसा मेरी यूनिवर्सिटी में, सब यूनिवर्सिटी का ऐसा सीन नहीं है। अलग-अलग यूनिवर्सिटीज़ में आप कितना अटेम्प्ट करना चाहो उतना कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर 1.5 साल का कोर्स है तो आपको ज़रूरी नहीं है 1.5 साल में ही ख़त्म करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 2 साल में सब्जेक्ट्स ख़त्म कर लेते हैं, या फिर समझो 12 में से 6 या 7 सब्जेक्ट्स, 8-10 जितना होता है उतना ख़त्म कर लेते हैं। अगर तीसरे सेमेस्टर में इंटर्नशिप मिल जाता है या फिर मतलब कोई अब्रॉड की कंट्री में वो डिग्री को कंटिन्यू करने का मौका मिलता है, एक 6 महीने या फिर 1 साल का, तो वो लोग वो करने के लिए जाते हैं। और ये नॉर्मल है एकदम, क्योंकि जर्मनी इस पे फ़ोकस करता है ना केवल पढ़ने पे, लेकिन पढ़ाई के बाद आप कितना अच्छे से एक इंडस्ट्री में या फिर एक कंपनी में इमर्स हो सकते हो, उस पे वो फ़ोकस करता है कि वेलकम्ड है ऑलमोस्ट ऑल यूनिवर्सिटीज़ में। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप जितना टाइम का आपका कोर्स है उतने में ही ख़त्म करो, लेकिन आपको मतलब आपका सेमेस्टर फ़ीस काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप कोई ऐसे जगह पे रहते हो जहाँ पे आपको पढ़ने का मतलब फ़ीस ज़्यादा भरना पड़ता है, तो आप टाइम पे ख़त्म करके अपना थोड़ा पैसे बचा सकते हो। तो पढ़ाई के बाद जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ का क्या सीन है? तो वो उस पे डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेट में हो। जैसे मैंने इंगोलस्टाट को चूज़ करने से पहले मैंने ये देखा था कि जर्मनी में कौन से स्टेट्स में कौन से तरह की अपॉर्च्युनिटीज़ है, कौन से स्टेट में आईटी के ज़्यादा है, कौन से स्टेट में मैकेनिकल, मेडिकल, मतलब ये सब रिसर्च किया था मैंने। उसके बाद मैंने बवेरिया को चूज़ किया, क्योंकि बवेरिया में मतलब ऑडी है, बीएमडब्ल्यू है, मर्सिडीज़ है और फिर दूसरे सीमेंस है, तो ये सारी मेजर कंपनीज़ हैं यहाँ पे। तो आप रिसर्च कर सकते हो कि आपको कौन से स्टेट में जाना है और वो स्टेट में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी क्या है। उस यूनिवर्सिटी में कोर्सेज़ कौन से हैं, अगर आपको कोर्सेज़ चाहिए तो आप कर सकते हो, और वो कोर्सेज़ करने के बाद क्या वो स्टेट में कंपनीज़ है, क्या वो यूनिवर्सिटी के आस-पास में कंपनीज़ हैं। और ज़रूरी नहीं है कि यूनिवर्सिटी के पास, मतलब आप जो स्टेट में जा रहे हो वहीं पे कंपनीज़ हो। आप हैम्बर्ग में पढ़ सकते हो और फिर पढ़ाई के बाद म्यूनिख में आके काम कर सकते हो। लेकिन वो आपके लिए थोड़ा ईज़ी हो जाता है, क्योंकि आप थोड़ा घूम फिर सकते हो, थोड़ा ईज़िली आप इंटर्नशिप करना चाहो तो कर सकते हो, वर्क स्टूडेंट कर सकते हो। तो ये थोड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ थोड़ी ईज़ी हो जाती है जब आप थोड़ा रिसर्च करके जो आपको चाहिए प्री प्लान्ड जब आप करते हो तो थोड़ा ईज़ी हो जाता है। जैसे मैं अभी मेरा 3 सेमेस्टर हो गया है, तो इसके बाद मैं अभी इंटर्नशिप करने वाला हूँ। तो क्योंकि मैंने प्लान किया था तो मैं मेरे लिए थोड़ा ईज़ी हो गया।
तो ऐसे आप थोड़ा प्री प्लान करके, थोड़ा रिसर्च करके करोगे तो आपके लिए ईज़ी हो जाएगा। तो जर्मनी में यहाँ पे आपको एक बहुत अच्छा इंटरनेशनल क्राउड मिल जाएगा। बहुत सारे इंटरनेशनल लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन होगा, बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। जैसे मैं इंगोलस्टाड में रहता हूँ, तो मेरे सिटी में ऐसा है कि जहाँ आप जाओगे वहाँ सब जगह आपको कोई ना कोई इंडियन मिल ही जाएगा। मतलब जहाँ आप कोई मॉल में जा रहे हो, कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो, कोई काम कर रहा रहेगा, कोई बैठ के खा रहा होगा, कोई चल रहा होगा। मतलब हर 5 मिनट में आपको कोई ना कोई इंडियन मिल ही जाएगा। ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि आप जर्मनी में हो या इंडिया में हो। तो ऐसा आप कोई इंटरनेशनल सिटी में हो, तो आपको बहुत सारे दूसरे देश के लोग मिल जाएँगे। ऐसा जैसे मेरा नेबर टुनीसिया से है, मैं इंडिया से हूँ और मैं एक जर्मन के घर में रहता हूँ। तो ऐसा इंटरनेशनल एक्सपोज़र हो जाता है आपका, आपको दूसरे कल्चर्स देखने मिलते हैं, लोगों को जानने मिलते हैं। अगर आप उनके साथ रहते हो तो आपको उनका खाना भी मिल सकता है, अगर वो लोग अच्छे कुक हैं तो। अगर आप अच्छे कुक हैं तो अपना खाना वो लोग को बना के खिला सकते हो। हाँ, नहीं आता है तो बना के मत खिलाना, नहीं तो देश के खाने की वाट लग जाएगी। तो ऐसा इंटरनेशनल एक्सपोज़र हो जाता है। अगर आप इंटरनेशनल सिटीज़ में हो, जैसे बर्लिन हो गया, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख हो गया, तो आपको यहाँ पे अलग-अलग देश के लोग मिल जाएँगे। और अगर आप स्टूडेंट्स हो तो यूनिवर्सिटीज़ में तो मिल ही जाएँगे। और दूसरे देशों के कंपैरिज़न में जर्मनी काफ़ी सेफ़ है। मतलब आप सुबह मतलब रात को बहुत लेट तक अगर ट्रैवल करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लड़कियाँ भी अगर अकेले ट्रैवल करती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे सिटी में हो या फिर गाँव में हो। और ये देश तो काफ़ी स्टेबल है, अब जर्मनी को जानते हो, 4 पहियों पे चल रहा है देश। और यहाँ पे लोग फुटबॉल के बहुत बड़े फ़ैन हैं। मतलब आप जब आप कोई मैच के टाइम पे अगर आप देखोगे तो मतलब पूरा अलग ही वाइब चलता रहता है यहाँ पे। यहाँ पे पानी से ज़्यादा बियर बिकता है। वो तो एकदम नॉर्मल है। और हाँ, आपको अपने यूनिवर्सिटी में भी अलग-अलग कल्चर्स देखने मिलेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे डिज़ाइन किया जाता है कि आपको कल्चरल चीज़ें और गेट टुगेदर, मतलब अलग-अलग लोगों को जानने का मौका मिलेगा, बातें करने का मौका मिलेगा। तो जैसे मेरे यूनिवर्सिटी में ऐसा है कि हर हफ़्ते एक मूवी लगती है और फिर गेट टुगेदर होता है, इवेंट्स होते हैं, फ़न एक्टिविटीज़ होती है, पार्टीज़ होती है। तो इसकी वजह से आप अलग-अलग लोगों को देश के जान सकते हो, पहचान सकते हो, अलग-अलग चीज़ें, नई चीज़ें जान सकते हो। तो ऐसा एक नया एक्सपीरियंस और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिल जाता है। और लोग यहाँ पे एक मोटो रखते हैं कि जी जान से काम करो, जी जान से पार्टी करो। मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो पूरे सेमेस्टर एकदम ज़ोर से पढ़ेंगे, मतलब अच्छे से पढ़ेंगे। फिर सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स के बाद वो लोग 2 महीने मतलब दूसरे देश में जाएँगे, फिर पार्टी करेंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, ये ऐसा सीन है। और जो लोग काम करते हैं वो लोग 5 दिन काम करेंगे पूरे घिस-घिस के, फिर उसके बाद सैटरडे, संडे यहाँ पे एकदम पार्टी-वार्टी होती रहती है, फैमिली गेट टुगेदर वगैरह ये सब होता है। तो यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस को लोग बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे पढ़ाई और काम दोनों ऐसा है कि आपको वो काम और पढ़ाई दोनों मन भर के करें और आपको मज़े करने का भी थोड़ा टाइम मिले। जर्मनी में पढ़ने और रहने की सारी अच्छी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब कुछ चीज़ें बताता हूँ जो अच्छी नहीं है। तो जर्मनी में जो विंटर होता है नवंबर से लेके मार्च तक काफ़ी ठंडा होता है, जो बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है, मतलब 3-4 बजे से अंधेरा होना चालू हो जाता है और आपको बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। तो घर में बैठ-बैठ के इंसान का मूड थोड़ा ख़राब हो जाता है। और अगर आपको कुछ करना है, कुछ मतलब यूनिवर्सिटी जाना है या फिर काम पे जाना है या फिर आपको कुछ खरीदने जाना है, तो आपको बाहर जाने का मन नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा अंधेरा-अंधेरा सा छाया हुआ रहेगा और मतलब ठंडी रहेगा। तो आपको ऐसा घर में ही बैठ के खा-पी के मतलब सो जाओ, आराम करो। तो कैसा मतलब इंडिया में कैसा बारिश होता है तो हमको बाहर जाने का मन नहीं करता, चद्दर ऐसे ओढ़ो और सो जाओ। तो ऐसा वाला मूड हो जाता है यहाँ पे। और घर में ऐसे कंटिन्यूअस बैठ-बैठ के इंसान का थोड़ा दिमाग भी क्या हो जाता है, मतलब थोड़ा-सा डिप्रेस हो जाता है। तो डिप्रेशन होता है तभी जब आपको कुछ करने को रहता नहीं है, घर पे यहाँ पे बैठते हो आप, मतलब मूवीज़ देखते हो, सीरीज़ देखते हो, लेकिन आप कुछ एक्टिविटी नहीं करते हो। लेकिन अगर आप खाली ऐसे ही बैठोगे, तो आपको डिप्रेशन होगा, याद आएगी घर की, घर। लेकिन अगर आप कुछ एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहोगे, तो आपको ये डिप्रेशन नहीं होगा। अगर आप पढ़ोगे, कुछ काम करोगे, कुछ हॉबीज़ आपके रहेंगे, वो आप करोगे, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। और समर यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है, मार्च से चालू हो जाता है, मतलब धीरे-धीरे ज़्यादा उजाला रहता है दिन तक। और समर में लोग ज़्यादा खुश रहते हैं, मतलब कि जर्मन्स के बारे में बात कर रहा हूँ कि वो लोग को समर ज़्यादा पसंद है, ठंडी और बारिश बिल्कुल भी नहीं पसंद। ठंडी और बारिश जब होती है तो वो तब वो लोग बोलते हैं कि बहुत ख़राब वेदर है करके। तो समर्स में लोग छोटे कपड़े पहनते हैं, बाहर जाते हैं, स्विमिंग करते हैं या फिर बारबेक्यू वगैरह करते हैं, मतलब मज़े करते हैं समर में। और विंटर में घर पे बैठ के मतलब
जो करना रहेगा कर लेते हैं, जिसमें मज़ा आता हो। दूसरी चीज़ ये है जर्मन। तो अगर आप जर्मनी आ रहे हो, अगर आप बिना कोई जर्मन पढ़ के आ रहे हो, अगर आपका इंग्लिश कोर्स में एडमिशन हुआ है, तो आप सोचोगे कि मुझे जर्मन की ज़रूरत नहीं है, और आपने अब तक बहुत सारे वीडियोज़ देख भी लिए होंगे, जिसमें सब लोग ने ऑलमोस्ट बोला होगा कि जर्मन पढ़ना ज़रूरी है। तो हाँ, आपको जर्मन पढ़ना सीखना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ना केवल सिर्फ़ आपका पढ़ाई जर्मन में नहीं है इसके लिए, लेकिन पढ़ाई के साथ अगर आप कोई पार्ट टाइम करते हो, पढ़ाई के बाद जो आप काम करोगे, तो लोग आपसे किस तरह इंटरैक्ट करेंगे, वो उस पे डिपेंड करता है। अगर आप जर्मन में बात करते हो, तो लोग आपसे जल्दी फ्रेंडली हो जाएँगे। ऐसा नहीं कि अगर आप इंग्लिश में बात करोगे तो लोग नहीं होंगे। अगर आप इंटरनेशनल सिटीज़ में हैं, मतलब बर्लिन, म्यूनिख या फ्रैंकफर्ट, तो लोग समझते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंटरनेशनल ऑडियंस ज़्यादा रहती है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे सिटी में हो जहाँ पे ज़्यादा बाहर से लोग नहीं हैं, तो आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे ओल्ड एज, मतलब वहाँ पे यंग लोग ज़्यादा नहीं रहते। यंग लोग बात कर लेंगे आपसे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप कोई मिडल एज या मतलब थोड़े से एज लोग से बात करोगे, तो उनको जर्मन में इंटरैक्ट करना पसंद है। तो अगर आपको अपना लाइफ़ कंफर्टेबल बनाना है, तो वही मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको जर्मन सीख के आना ही चाहिए यहाँ पे। तो तीसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे अच्छी नहीं लगी, वो है कि गवर्नमेंट के काम। तो गवर्नमेंट के काम में सब कुछ आ जाता है, वीज़ा आ जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस आ जाता है, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हो उसके लिए आ जाता है। तो जर्मनी में ये सारे काम एकदम सब कुछ पेपर से होता है, मतलब अगर आपको कुछ एक छोटा-सा काम भी करना है, आपको पेपर पे ना अपना नाम, डेट साइन करके सब कुछ करना रहता है। तो वो एकदम आउटडेटेड लगा यहाँ पे। उसके लिए आपको बहुत चक्कर भी काटने पड़ेंगे ऑफ़िसेज़ के। तो ऐसा है कि मेल भेजो, मेल करो, मेल लो, मेल ये वो ऐसा सब, मतलब इतना आपको इरिटेटिंग लगेगा वो चीज़, कि मतलब इतनी छोटी-सी चीज़ है ये, क्यों इसके लिए क्यों इतना मगजमारी करना है। तो वो मुझे लगा, तो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी और जो गवर्नमेंट के सारे काम हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम और बहुत ज़्यादा एफ़र्ट जो नहीं होना चाहिए वो लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जर्मनी इस पे ध्यान देगा और आगे के आने वाले सालों में इसको डिजिटलाइज़्ड करेगा। तो यही बस कुछ चीज़ें थी जो मुझे 1.5 साल के यहाँ पे रहने में मुझे लगा कि यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है करके। तो मैंने आपको जर्मनी के बारे में सब कुछ अच्छा और बुरी चीज़ें सब कुछ बता दी है। लेकिन मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये चीज़ों की वज़ह से जर्मनी बुरा बन जाता है। हर कंट्री में आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन उनके कंपैरिज़न में मुझे लगता है कि जर्मनी काफ़ी अच्छा स्टैंड आउट करता है स्टडीज़ के लिए और वर्क के लिए भी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको लगता है किसी को ज़रूरत है तो शेयर कर देना। और अगर आप जर्मनी आ रहे हो तो यहाँ पे वीडियोस देख सकते हो पैकिंग का, और मैं जो मुंबई से फ्रैंकफर्ट तक आया था, आपके देख के थोड़ा मदद मिल जाएगा, देख सकते हो। तो अगले वीडियो तक मिलते हैं। चाओ।